देखिए आज हम करेंगे ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हेडिंग डालो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें लिखो पहला पॉइंट, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये देखो, ये दो ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड कब बन सकता है? केवल एक केस में, एक एटम की हाफ फील्ड दूसरे की हाफ फील्ड। ये देखो, एक ही केस में बनेगा, दोनों क्या होनी चाहिए? हाफ फील्ड, ठीक है। एक ही केस में बनेगा, दोनों क्या होनी चाहिए? हाफ फील्ड। अगर एक फुली फिल्ड है और एक वैकेंट है तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। या फिर दोनों ही खाली हैं तो बॉन्ड किस बात का, कैसे बनेगा? बनेगा ही, किसी के पास कुछ है ही नहीं। तो अगर ये होता है तो सर क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। जो आप लोग पूछ रहे थे ना नाइट्रो में, ऑर्गेनिक में, कि ये क्या है, तो ये वाला बॉन्ड होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये हम पढ़ेंगे लगभग 8, 10, 12 लेक्चर बाद। तो अब ये समझिए कोवलेंट बॉन्ड केवल कब बनेगा? जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल, भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, ये देखो, लेकिन क्या होनी चाहिए? हाफ फील्ड होनी चाहिए। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखिए, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ओवरलैपिंग हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी डिफरेंट। भाई स्पिन डिफरेंट होनी चाहिए, स्पिन डिफरेंट है तभी तो ये बनेंगे ऐसे, इस तरीके से। तीसरा पॉइंट, ड्यूरिंग ओवरलैपिंग सम ऑफ द स्पेस बिटवीन टू ऑर्बिटल्स बिकम कॉमन। ये देखो, ये कॉमन स्पेस होगी, ये कॉमन स्पेस है, तो लिखो ड्यूरिंग ओवरलैपिंग सम ऑफ द स्पेस बिटवीन टू ऑर्बिटल्स बिकम कॉमन। आगे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन increases in this region. Probability of finding electron increases in this region. ठीक है भाई, आपको पता है हम तो जब दिखाते हैं तो ऐसे ही दिखा देते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, भाई ये दोनों से अट्रैक्ट होगा, बीच में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, energy is released and compound becomes more stable. ठीक है, अगला पॉइंट, ड्यूरिंग ओवरलैपिंग न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन अराइजेस। ठीक है, if force of attraction is greater than force of repulsion, then energy is released and chemical bond is formed. देखिए इसी पॉइंट पे कल का जो पूरा लेक्चर था, बहुत ही छोटा लेक्चर बना था, कल का पूरा लेक्चर इसी पॉइंट पे था, पूरा का पूरा, है कि नहीं भाई? याद करो। तो जिसने कल का लेक्चर नहीं भी देखा, मैं ये पॉइंट लिखा रहा हूँ, इनकी कोई वैल्यू नहीं है बेटा, एग्जाम में इससे कोई मतलब नहीं है। अभी जब समझाऊंगा तो सवाल कराऊंगा, वही मतलब है, अभी बस ये लिखा रहा हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट, ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म। Greater the overlapping is stronger is the bond formed. भाई ये एरिया जितना ज्यादा होगा ओवरलैपिंग का, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? बॉन्ड होगा, ठीक। अब देखो, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। और मैं फिर से लिख रहा हूं तो आपने भी फिर से लिखना है, क्योंकि ऐसे तो मैं बोल सकता था कि भाई वीडियो देख लो,
रिवीजन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करो, फटाफट कराऊंगा बहुत फास्ट। भाई पहले क्या बोलते थे, ये देखो ऑर्बिटल्स होती हैं या फिर शेल होती हैं, फिर हमें पता चला नहीं क्या होती हैं भाई। शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, स्पिन कर सकता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, स्पिन कर सकता है क्या, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो सबशेल कौन कौन सी होती थी, S P D F। तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होती थी, S में याद करो 1, P में 3, D में 5। सर क्या ये लिखना है बेटा, बिल्कुल लिखना है, ऑब्वियस सी बात है। रिवीजन करा रहा हूं, लिखोगे तभी तो रिवीजन होगा। ठीक, याद करो P एक कोई भी P है, जैसे मान लो 2p, तो उसमें ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या होंगी, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या होता था, ऑफ सेम एनर्जी। मान लो 3p है तो 3p की तीनों ऑर्बिटल्स क्या होंगी, डीजेनरेट। 4p है तो 4p की सारी ऑर्बिटल्स क्या होंगी, डीजेनरेट। 3d है तो 3d की सारी ऑर्बिटल्स आपस में इक्वल एनर्जी की। 4d है तो 4d की पांचों ऑर्बिटल्स आपस में इक्वल एनर्जी की। याद है? अब देखिए जो मैं मेन करना है, रिवीजन क्यों करा रहा हूं, बिकॉज ऑफ शेप ऑफ ऑर्बिटल। फटाफट लिखो ये भी, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो पहला देखो s ऑर्बिटल, देखो s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है भाई, स्फेरिकल। s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप। ठीक, और याद करो साइज किसके डिपेंड करता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, और शेप किस पे डिपेंड करता था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है साइज क्या होगा, 1s का छोटा होगा 2s से, 2s का छोटा होगा 3s से, 3s का छोटा होगा 3p से। ठीक, लिखते रहो बेटा फटाफट। अब देखो p सबशेल, तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होती थी, कौन कौन सी, px, py, pz। p के लिए l बराबर 1 होता था, तो m क्या होता था, -1, 0, +1। तो px, py, pz। इसका शेप कैसा होता था, डम्बल शेप, याद करो। ठीक, इसका शेप कैसा होता था, डम्बल शेप। तो देखो px क्या होता था, जो x एक्सिस के अलोंग होता था, ये देखो। इसमें हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल कहां मिलेगी, अलोंग x एक्सिस। ये न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अलोंग x एक्सिस ओनली। तो दिस इज, ये क्या हो गया बेटा, px। फिर मान लो ये y है, px, ये हो गया py, pz। ये हो गया pz। ठीक है, px, py, pz। याद करो ये तीनों ऑर्बिटल्स आपस में क्या होती थी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती थी।
याद है? ये देखो, ये x, ये y, ये z, ये देखो क्या हो गई px, ये देखो क्या हो गई py, ठीक, ये क्या हो गई, ये देखो pz, px, py, pz। तो ये px है, ये py है, नहीं मैंने इसको x लिया ना, ये px है, ये py है, ये py है ना, और ये वाली को मैंने z ले लिया pz। तो खास बात मैं आपको फिर से क्या याद दिलाना चाहता हूँ कि सारी तीनों p ऑर्बिटल्स क्या होती थी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऑल 3 p ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लिख लो भाई, ऑल 3 p ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और साइज क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर से वही बात है भाई, 2p का कम होगा 3p से, 3p का 4p से, 4p का 5c एंड सो ऑन। ठीक, बेटा लिखनी है एक एक चीज जिससे दिमाग में बैठे। अब देखो डी सबसेट, इसके लिए एल क्या होता था 2, यानी m की 5 वैल्यूज हो गई, -2, -1, 0, +1, +2, तो कितनी हो गई 5 ऑर्बिटल्स। ठीक, 5 ऑर्बिटल्स। तो याद करो 2 टाइप की ऑर्बिटल्स होती हैं, 3 एक जैसी होती थी, याद करो, ये देखो जैसे ये हो गई x, ये हो गई y, ठीक, ये क्या हो गई dxy, ठीक, ये मान लीजिए y है, ये मान लीजिए z है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल कौन सी हो गई, dyz, ये देखिए, ये 3 एक ही टाइप की ऑर्बिटल होती थी, इनमें खास बात क्या थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती थी, बिटवीन द एक्सेस, ये देखो, ठीक, ये देखो, dzx, इन तीनों का क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज इन बिटवीन द एक्सेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ लाई करती है, एक्सेस के बिटवीन। अब देखो 2 टाइप की और होती थी, याद करो, ये x, ये y, ठीक है। ये क्या होती थी, x² - y²,
z एक्सिस हो गई। इसको ये कौन सी होती थी, dz², याद है? ठीक है, तो खास बात क्या थी, अब याद रखना इसकी जो भी z होता था m उसके 0 के पास होता था। अब इसके लिए m -1 या फिर +1, इसके लिए m -1 या फिर +1। इसमें z² था, इसके लिए m 0 होता था। ये yz है, वो zx है, तो इसके लिए m -1 या फिर +1। इसके लिए m याद करो एक कन्वेंशन था, और इन दोनों के लिए इसमें z नहीं है तो m -2 या फिर +2, m -2 या फिर +2। तो ये ऑर्बिटल्स का शेप था। ठीक, मुझे उम्मीद है आपने ये बना लिया होगा। ठीक है, इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज इन बिटवीन द एक्सिस, यानी इलेक्ट्रॉन मूव्स इन बिटवीन द एक्सिस, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग द एक्सिस। ठीक, अब हटे करो नोडल प्लेन। नोडल प्लेन्स बेटा ये सब बनाना है आपने। नोडल प्लेन क्या होती थी याद करो भाई, ये ऑर्बिटल है, यहां पर अगर एक प्लेन बना देंगे तो इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके परपेंडिकुलर होती थी, ये देखो ये होती थी नोडल प्लेन। ये देखो, इसको कौन सी बोलते थे, x है, तो ये कौन सी नोडल प्लेन हो जाएगी, yz। ये देखो, ये कौन सी नोडल प्लेन हो जाएगी, ये y है तो zx। ठीक है, ये कौन सी नोडल प्लेन हो जाएगी, xy। ये 3 नोडल प्लेन इसमें ऐसे। नोडल प्लेन क्या होता था, वो पर प्लेन जो न्यूक्लियस से जाती है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी 0 रहती है। इसमें देखो याद करो, ये नोडल प्लेन होती थी, ये नोडल प्लेन होती थी, याद है? तो xy है तो कौन कौन सी होती थी, x लिखो, y लिखो, बचा क्या, z। तो ये दोनों नोडल प्लेन हो जाती थी, याद करो। इसमें देखो ये नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन, तो y लिखो, z लिखो, बचा क्या, x। ये दोनों नोडल प्लेन हो गई। इसमें देखो ये नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन, तो zx है तो z लिखा, x लिखा, बचा क्या, y। इसमें देखो ये देखो, ये नोडल प्लेन होती थी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, और इसमें नोडल कौन होता था, याद करो। हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी केमिकल बॉन्डिंग में, इसके नोडल कौन थी, ठीक है, तो ये नोडल प्लेन्स होती थी, तो ये भी लिखिए। ठीक, अब इसके बाद देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, ये सारा लिखना है जिससे आपको याद हो दोबारा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था कि भाई एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। कहता था कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ठीक, फिर वो क्या कहता था, हुन्स रूल क्या कहता था, हुन्स रूल कहता था कि भाई सब में एक एक करके दो। ठीक, अब फिर लिखो बैक टू कोवलेंट बॉन्ड। देखो कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ओवरलैप कर गए, ये देखो ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, तो कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है, एक की हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और दूसरे की भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल।
ठीक है, ठीक। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। यहां से अब आप समझिए आपका रियल केमिकल बॉन्डिंग चालू हो रहा है जिससे सवाल बनते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ए पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड। एक मिनट पानी ले आऊंगा। हेडिंग डालो ए सिग्मा बॉन्ड। देखो इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ half filled atomic orbitals. It is formed by the overlapping of half filled atomic orbitals along the internuclear axis. Underline करो along the internuclear axis। मतलब क्या हुआ समझना। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये मान लो ए एटम, दूसरा न्यूक्लियस है, ये मान लो बी एटम, ठीक। और ये मान लो एस ऑर्बिटल है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, और ये भी क्या है एस ऑर्बिटल। और दो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब दोनों ऑर्बिटल क्या होंगी बेटा? हाफ फिल्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब दोनों ऑर्बिटल्स क्या होंगी? हाफ फिल्ड, ठीक। तो ये देखो, अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं। अब अगर तुमसे कोई वर्ड पूछे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस को मिलाते हुए जाए। ये देखो ये हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बोलो बेटा, हो गई कि नहीं? ये हो गई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कहां पर है, यहां पर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है। ऐसा तो नहीं ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां है या हवा में यहां है। भाई एक्स वाई जेड तीन बनेंगे ना, ये एक्स, ये वाई, और सपोज ये करो जेड। ये मान लो जेड और ये मान लो एक्स। तो ये जेड एक्सिस अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानूं तो ऐसा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? जेड एक्सिस पर ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर है वाई एक्सिस पर, या ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर है एक्स एक्सिस पर। तो इसी को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है? दोनों न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दोनों न्यूक्लियस के क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल बीच में होती है। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन है कि जेड एक्सिस को ही क्या मानते हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और यही कारण है, याद करो जब जेड होता था तो एम को 0 दे देते थे या 0 के पास, अभी अभी बताया था वो। इसीलिए बाय डिफॉल्ट जेड एक्सिस को क्या बोलते हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये सिग्मा बॉन्ड है। और इस ओवरलैपिंग को क्या बोलोगे? बताओ बेटा। एस एस ओवरलैप। इस ओवरलैपिंग को क्या बोलोगे? एस एस ओवरलैप। देखो ठीक।
भाई हेडिंग में लो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड। तो कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है? पहला देखो, पहला टाइप एस एस ओवरलैप। एस एस ओवरलैप एग्जांपल H2 हाइड्रोजन एटम। अब देखो ये H है, ये कौन सी ऑर्बिटल है? 1s, ये 1s, ठीक। ये एक H एटम, ये एक H एटम, ये 1s ऑर्बिटल, और ये भी क्या है? हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल। तो कोवैलेंट बॉन्ड तो कभी बनेगा जब हाफ फिल्ड हो। तो ये देखो, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या बन गया? H2 मॉलिक्यूल। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो तो होगी ही, और इसको क्या बोलोगे? एस एस ओवरलैप। लिखो फिर से, फटाफट लिखो, आलस मत करो, ठीक है ना। इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ कि देखो H में क्या था? 1s1, दूसरे H एटम में क्या था? 1s1। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? इन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक है। दूसरा लिखो sp ओवरलैप, एग्जाम्पल HF। HF का टफ तो नहीं हो जाएगा, चलो HF का ही करते हैं। लिखो sp ओवरलैप, उसमें लिखो कि हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम overlaps with half filled p orbital, overlaps with half filled p orbital of another atom along the internuclear axis। भाई along the internuclear axis तो होगा ही, क्यों होगा? क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड की। तो सिग्मा बॉन्ड में हमेशा ही क्या लगाओगे? along the internuclear axis। और हमेशा क्या लिखोगे? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि बना कौन सा बॉन्ड रहे हो? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। एग्जांपल देखो HF मॉलिक्यूल। अब एग्जांपल कैसे देखो, H एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, F 2p5 होता है, ये देखो, ये देखो, तो ये दोनों क्या कर जाते हैं? ओवरलैप। ठीक है। हाफ फिल्ड है तो ये तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे नहीं, विल नॉट टेक पार्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि ये क्या है? फुली फिल्ड। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा। ये देखो, ये हाइड्रोजन की हो गई 1s, हाफ फिल्ड 1s प्लस ये देखो फ्लोरीन। फ्लोरीन की ये कौन सी ऑर्बिटल हो गई? 2p। अब सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड किसका मानते हैं? Z का। अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन है कि क्या मानोगे? Z। ये देखो, ये देखो, देखो बना सिग्मा बॉन्ड। ये देखो F की 2p ऑर्बिटल है, 2pz हाफ फिल्ड। ठीक है, क्योंकि ये किसके अलोंग है? इसको हमने कौन सी एक्सिस माना है? Z एक्सिस। Z एक्सिस क्यों? क्योंकि कन्वेंशन क्या है कि क्या मान के चलते हैं, जो पहला बॉन्ड जो बीच में बनता है, जो पहला इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, इसको क्या मानते हैं? Z एक्सिस।
ठीक, तो ये देखो H, ये देखो F, क्या बन गया HF मॉलिक्यूल। और इस ओवरलैप को क्या बोलोगे, sp ओवरलैप। इस ओवरलैप को क्या बोलोगे, sp ओवरलैप। ठीक, अब एक बात ध्यान देना, देखो p ऑर्बिटल के शेप में मैंने कुछ चेंज किया है क्या, देखो था क्या, देखो अंतर देखो, फर्क देखो, पहले क्या था और बाद में देखो, देखो क्या था पहले क्या था, देखना ध्यान से, ये डायग्राम ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये बिफोर बॉन्डिंग, बिफोर बॉन्डिंग बोथ आर ऑफ इक्वल साइज, ठीक है, मान लो ये 50% और ये मान लो 50%, और जब बॉन्डिंग हो जाती है तो ये देखो भाई, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आना चाहेगी, क्योंकि इधर इसको इस एटम का भी क्या मिलेगा, इसका न्यूक्लियस मिलेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, तो इसका न्यूक्लियस क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से भी खींच लेता है थोड़ी सी, इसका न्यूक्लियस इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के इधर कर लेगा, ठीक है। अब देखो अब देखिए ये जो है, ठीक, अब इस तरफ क्या हुआ, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आफ्टर बॉन्डिंग। सर कितना फर्क पड़ता है, तो मैं अगर ऐसे ही बोलूं तो बोल दूंगा इधर 70% हो गया, इधर 30%। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ खींच गई, किसने खींच लिया, इस न्यूक्लियस ने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहां आने में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फायदा है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए नोट करके लिख लो। हालांकि ये पॉइंट आज तक किसी भी एग्जाम में आया नहीं है, ठीक है, और बुक्स में भी इस पॉइंट पे ध्यान दिया नहीं गया है, मतलब जितनी बुक्स मैंने देखी है, नॉर्मली सारी ही देखी है आईटी लेवल की, किसी में भी इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देता कोई, ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो ध्यान दो। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो भाई जो डॉट था ये रिप्रेजेंट क्या करता था, इलेक्ट्रॉन, हर एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जहां पे था, तो खुद सोचो अब इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा नहीं रहना चाहेगा, बल्कि सोच के देखो उसका अब डायग्राम बनेगा तो ऐसा बनेगा, क्यों भाई इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों ज्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक और न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या लगा रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये बहुत हाई लेवल का पॉइंट, मतलब हाई लेवल क्या है, मतलब लोग ध्यान नहीं देते, बस हाई लेवल में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सर ये तो ठीक है, आपने हमें इस डायग्राम से समझा दिया, अब थोड़ा और मैं आपको इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, और जो है एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, तो लिखो इसी में छोटी सी लो, मोर एक्यूरेट representation of bonding in HF molecule, more accurate representation of bonding in bonding in HF molecule। अब देखो ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो पिछले डायग्राम में बन लेना, तो ये क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो ये दोनों क्या थे, लोन पेयर, यानी कि ये तो PXZ बना लिया, सर यहां पर क्या रहा होगा, ये PX भी रहा होगा, और सर ये देखो ये PY भी रहा होगा, बोलो भाई रहा होगा कि नहीं, ये Z हो गया, ये y हो गया, और ये मान लीजिए x एक्सिस। मेडिकल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, x इधर ले लो, y इधर ले लो, z कहीं भी ले लो, वैसे आपको पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट चलता है, x क्रॉस y इज इक्वल टू z, तो इन दोनों पे मैं डैश बनाऊंगा, इसका मतलब क्या है, ये देखो फुली फिल्ड है,
तो इट विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, ये भी क्या है फुली फिल्ड, इट विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ये दोनों क्या है फुली फिल्ड ऑर्बिटल, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो दे विल नॉट टेक पार्ट इन, they will not take part in bonding। यानी यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसमें ये क्या कर रही है, ये कुछ भी नहीं कर रही है, ये क्या है स्पेक्टेटर है। स्पेक्टेटर कौन होता है, जैसे आप क्रिकेट मैच के देखते हो तो भाई आप ना आप खेल तो रहे हो, ना बॉलिंग करो, ना बैटिंग करो, ना फील्डिंग करो, बस देख रहे हो बैठ के क्या हो रहा है। तो ये क्या है स्पेक्टेटर, ठीक है। तो बॉन्डिंग के बाद भी क्या रहेगा, यही हाल रहेगा। ये देखो, लेकिन इन दो ऑर्बिटल आफ्टर बॉन्डिंग भी देखो दोनों बराबर साइज की रहेंगी, क्यों, इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं है। ये तो क्या थी, स्पेक्टेटर थी। ठीक है, ये देखो ये फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये हैं लेकिन ये क्या कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही। ठीक है, ये देखो ये ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये पहली बार में बना देता तो आपको लगता है ये क्या हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका सही से बनाऊं तो देखो ऐसे बनाऊंगा। ये देखो एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर कहां से आया, एक कौन सी ऑर्बिटल होगी, 2sb होगी जो लोन पेयर होगी, ठीक है ना। ये देखो लोन पेयर में केवल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं, 1s वाला नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अब नोट करके लिखो, अब बताओ HF, HCl, HBr और HI, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा और वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा। तो भाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, दो चीजें देखते हैं। सबसे पहले चीज क्या देखते हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिए क्या देखते हैं कि पहली चीज क्या होनी चाहिए, दे शुड बी ऑफ सिमिलर साइज। अगर साइज मिसमैच ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। ठीक है, तो साइज मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब भाई साइज मिसमैच का मतलब क्या हुआ कि भाई आप हो, ठीक, तो आप एक बार भाई कुत्ता पाल लोगे, डायनासोर थोड़ी ना पाल लोगे, है कि नहीं। ये नॉर्मली हाथी थोड़ी ना पालता आदमी, बिकॉज ऑफ साइज मिसमैच। तो अब ये देखो, तो पहली चीज क्या थी, साइज मिसमैच नहीं होना चाहिए। सिमिलर साइज का होगा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितना छोटा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अगर दोनों छोटे छोटे हैं तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ये जनरल पॉइंट है, एक्सेप्शन ऑब्वियसली है। अब HF देखो, तो HF में ये 1s है, ये 2p है, ये 1s है, ये 3p है। भाई नीचे आता है ना, ये 1s है, ये 4p है, ये 1s है, ये 5p है। तो खुद बताओ किसमें, भाई इसको क्या बोलोगे, 1s 2p ओवरलैप, 1s 3p ओवरलैप, ये जो बॉन्ड है। तो खुद बताओ इसमें क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्यों होगा, क्योंकि साइज मिसमैच सबसे कम, इसमें क्या है, साइज मिसमैच सबसे कम। और ये क्या होगा, ये होगा वीकेस्ट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि साइज मिसमैच सबसे ज्यादा, साइज मिसमैच सबसे ज्यादा। ठीक, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट। यानी
हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी और इसकी लोएस्ट। यानी अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ऑब्वियसली जिसके बॉन्ड में स्ट्रेंथ ज्यादा है उसको तोड़ने में क्या लगेगी? ज्यादा एनर्जी लगेगी, है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? HF की, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। तो मैंने दो रूल क्या बताए? पहला, साइज मिसमैच नहीं होना चाहिए। दूसरा, पहला कि साइज मिसमैच नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है कि छोटे होंगे तो बेटर है। ठीक है। अब एक इसी पे एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रटने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही लिख लो, सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा। कंपेयर बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, F2 Cl2 Br2 I2। अभी ये नहीं, अभी नहीं, रुक जाओ, इस क्वेश्चन में रुक जाओ। ठीक है। अब हेडिंग डालो PP ओवरलैप। एग्जाम्पल देखो, F2 मॉलिक्यूल। तो F2 में देखो भाई ये भी 2p5, ठीक है। तो इसमें भी देखो क्या होगा, ये देखो ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग करेगी हाफ फील्ड। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं इसको, ठीक है। ये ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, ये बॉन्डिंग करेगी और दो ऑर्बिटल इसमें और होंगी। ये देखो, एक ये और एक ये। ठीक, देखो ये ऑर्बिटल भी क्या है? फील्ड है। ठीक, मेरी ऑर्बिटल अच्छी नहीं बन पा रही। ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। बॉन्डिंग कौन करेगा? केवल ये। ठीक है। ये देखो, आफ्टर बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? देखो ये वाली p ऑर्बिटल भी इधर बढ़ जाएगी, इधर कम हो जाएगी। उतना अच्छा डायग्राम नहीं बन पा रहा है। एक ही जैसे साइज की आप बनाना। ठीक है। ये देखो, ये न्यूक्लियस आया और एक ये p ऑर्बिटल, ये एक और p ऑर्बिटल। ये दो p ऑर्बिटल कौन सी हैं? जो कि क्या है? फील्ड है। ये देखो, ठीक, ये देखो। तो इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। ये देखो, ठीक है। इसमें इन दोनों के लिए ये बात लिख सकते हो तो कि दे विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। अब देखो FF है तो ये लोन पेयर हो गए। अब ये थोड़ी सी ऑर्बिटल, ये वाली थोड़ी ज्यादा ही बड़ी दिख गई है, तो एक ही साइज की, कंपेरेबल साइज की बना लो ऐसे। ठीक है ना? तो अब बताओ इसको क्या बोलोगे? ये जो ओवरलैप हुआ है, इस ओवरलैप को क्या बोलोगे? PP ओवरलैप। या और अगर स्पेसिफाई करना है तो क्या बोलोगे? 2p ओवरलैप। तो 2p भी हो सकता है, 2p भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है। लेकिन बेस्ट कौन सा होगा? 2p क्योंकि सबसे छोटा है, छोटे छोटे सिमिलर साइज है। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे FF, इसमें क्या है? 2p ओवरलैप F2 में।
Cl Cl, इसमें क्या है 3p 3p ओवरलैप, Br Br, इसमें क्या है 4p 4p ओवरलैप, और क्या बचा I I, इसमें क्या है 5p 5p ओवरलैप। ठीक है भाई, अब बताओ इनकी बॉन्ड एनर्जी, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3-4 बार आ चुका है नीट में और 1-2 बार जेई में भी आ चुका है। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। देखिए मैंने आपको बताया था साइज छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इस हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसको होना चाहिए, F2 को। ये ऑर्डर होना चाहिए, बोलो भाई, ये ऑर्डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि छोटे हैं तो ज्यादा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक्चुअल क्या होता है, सर ये कैसे हो गया। अब आप खुद ही समझ गए होंगे, पहली बात तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, ठीक है। F2 थर्ड नंबर पे है सर, ये कैसे हो गया। अभी तो आपने बताया था सर छोटे छोटे होंगे तो ज्यादा अच्छा ओवरलैप होगा, ज्यादा अच्छा ओवरलैप होगा तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। अब ऐसा क्या हो गया, ठीक है, तो सिंपल सी बात समझिए, अब ऐसा ये हो गया कि लिखो F2, in F2 there is 2p 2p overlap, in F2 there is 2p 2p overlap, so its bond energy should be maximum, but its bond energy decreases because of inter-electronic repulsions। ठीक, समझाता हूं, याद करो पीरियड में इधर जाने पर साइज क्या हो जाता था, छोटा हो जाता था। आपको पता है कि भाई F बाद में आता था, इवन F माइनस क्या होता था, याद करो स्मॉलेस्ट एनायन। तो F का साइज क्या होता है, बहुत छोटा, ठीक है। F का साइज क्या है, बहुत छोटा साइज है, बहुत छोटा साइज है। तो अब खुद सोचो, अब बताओ, खुद बताओ कितने भयानक रिपल्शन होंगे। ये देखो 3 लोन पेयर इधर, 3 लोन पेयर इधर, वो भी छोटे साइज के एकदम पास पास। इसमें भी लोन पेयर 3-3 है, लेकिन F में इतने पास पास हैं, Cl में इतनी दूर है, Br में इतनी दूर है, समझ रहे हैं। तो F में क्या होता है, इतना ज्यादा रिपल्शन होता है, इसी बहुत छोटा साइज, यानी ये बहुत पास पास है, ये क्या है, बहुत पास पास है, इसलिए भयंकर रिपल्शन, भयंकर रिपल्शन, इसीलिए बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक, ये क्वेश्चन आईआईटी में बेटा एक या 2 बार तो आया ही है कम से कम, और नीट में 3-4 बार आया है। कई बार क्या करते हैं, 4 ऑप्शन बना देते हैं ABCD, और उसमें चारों में अलग अलग एक क्वेश्चन की तरह पूछ लेते हैं।
एक में ये दे देगा ए में, बी में कुछ और दे देगा। इस तरह से 4 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। क्वेश्चन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बताओ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। वैसे आपको बता दूं इसको पर ऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, और एफ एफ बॉन्ड। इन तीनों में ए बी सी। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बताओ भाई, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो अब आपको बता दूं, नाइट्रोजन होता है, याद करो, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है। इधर आने पर साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है। ठीक, तो सर बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? F2 की, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। बोलो भाई यही तो होना चाहिए, क्योंकि इसकी ऑर्बिटल सबसे छोटी होगी, छोटी छोटी है, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। अब इसमें भी 2p ओवरलैप है, इसमें भी 2p ओवरलैप है, इसमें भी 2p ओवरलैप है, लेकिन इधर आने पर साइज छोटा होता जाता है। तो भाई नाइट्रोजन की p ऑर्बिटल से छोटा इसका साइज होगा, इसकी p ऑर्बिटल से छोटा इसका साइज होगा। तो होनी ये चाहिए, लेकिन होती क्या है, इसकी उल्टी हो जाती है। ये देखो, ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखो ये छोटा भी है, और इसमें तीन इलेक्ट्रॉन इधर भी, 3 इलेक्ट्रॉन इधर भी, वही कंसेप्ट है। ये इससे बड़ा है, लेकिन इसमें 2 का रिपल्शन, और इसमें 1 का रिपल्शन। तो एक्सपेक्टेड ये है कंसेप्ट से, लेकिन होता ये है। ये बात भी आईआईटी में आ चुकी है। ठीक है, इसको बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। परऑक्साइड बॉन्ड, इसीलिए ये क्या होता है, वेरी वीक। वेरी वीक लिख लो, ड्यू बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो होनी किसकी चाहिए थी भाई? F2 की होनी चाहिए थी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी। क्यों ज्यादा होनी चाहिए थी? क्योंकि इसकी ऑर्बिटल क्या है, सबसे छोटी है, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, लेकिन होती ऐसे। अब हेडिंग डालो, पाई बॉन्ड। ठीक, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, पहला तो पॉइंट ये लिखो कि पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही बनेगा। मतलब सबसे पहला जो बॉन्ड बनेगा किसी भी 2 एटम के बीच में, वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहला कोई भी बॉन्ड जो बनेगा 2 एटम्स के बीच में, वो कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ये ध्यान रखना, जो पहला बॉन्ड बनेगा 2 एटम्स के बीच में, वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनेगा। तो लिखो पहले हिंदी में कि सबसे पहले किसी भी 2 एटम के बीच में, लिखो सबसे पहले, लिखो फिर से कि सबसे पहले किसी भी 2 एटम के बीच में, सबसे पहले किसी भी 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बनना पॉसिबल है। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बनना पॉसिबल है। ठीक, इसके बाद लाइन चेंज करके लिखो कि सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड। ठीक, अब लिखो पाई बॉन्ड है क्या। याद करो सिग्मा बॉन्ड क्या था? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। लिखो, लिखो डेफिनेशन लिखो, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द
sideways overlapping pi bond is formed by the sideways overlapping of half-filled atomic orbitals perpendicular to the internuclear axis. सर क्या है, समझ में नहीं आया बेटा, अभी समझाया नहीं तो लिखा रहा हूं। लिखो कि पाई बॉन्ड में हमेशा क्या रहता है, साइडवेज या फिर लेटरल ओवरलैप। ठीक है, मतलब क्या हुआ देखो, नॉर्मली पाई बॉन्ड दो पी ऑर्बिटल के बीच में बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पी पाई बॉन्ड। और अगर पी और डी ऑर्बिटल के बीच में बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पी पाई बॉन्ड। अरे जैसे भी कर नहीं रहे थे, एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप, ओवरलैप बोल लो या बॉन्ड बोल लो। इसी तरह डी डी में बनेगा तो क्या बोलोगे, डी पाई। हालांकि ये रेयर ही होता है तो ये छोड़ दो, अभी बस ये लिख लो कि दो पी ऑर्बिटल से बनेगा तो पी पाई और एक पी और डी से बनेगा तो पी पाई। सर है क्या ये तो बताओ। ये देखो बेटा, ये दो एटम्स हैं, इनके बीच में ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है। ये देखो, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड बना हुआ है, समझ रहे हो, ये वाला बॉन्ड इनके बीच में क्या है, बना हुआ है। उसके बाद ही बनेगा। उसके बाद सोचो इस पी ऑर्बिटल में, अच्छा दो पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड कब बना सकती हैं, जब वो पैरेलल हो। मतलब कि अभी लिखवाता हूं, पहले ये देखो, मान लो दो एटम थे, ठीक है, मान लो ये ए बी, तो पहली बात तो क्या इनके बीच में बना होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड। वो बना हुआ है, वो दिखा नहीं रहा हूं डायग्राम में अभी। तो ये देखो, एक इसके पास है, एक इसके पास है, तो क्या होगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, ये देखो, ये तो सिग्मा बॉन्ड है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये देखो क्या है, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये देखो कैसे बनता है, ठीक है। इसको नॉर्मली ऐसे दिखा देते हैं। अब याद करो, ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में क्या होता था, हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होती थी और हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती थी, नीचे होती थी। याद है, ये दो लोब्स होते थे, दोनों लोब्स में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती थी, सेम होती थी, ठीक है। दोनों लोब्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होती थी, इसीलिए इसमें हम क्या बोलते हैं कि हाफ बॉन्ड ऊपर और हाफ बॉन्ड नीचे, ठीक है। इसको ऐसे दिखा सकते हो या फिर कैसे दिखा सकते हो, ये देखो, ये देखिए, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये देखो ओवरलैप हो गया। तो ये डायग्राम क्या थोड़ा घिच पिच हो जाता है, ठीक है, इसीलिए आदमी ये वाला डायग्राम बनाता है, ठीक है। वैसे सही, ज्यादा सही रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा, ये, ठीक है, दिस इज मोर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मतलब ये थोड़ा कंफर्टेबल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज एक्चुअल। और इससे भी ज्यादा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये हम बनाते ही नहीं है 9th 10th के लेवल, 11th 12th के लेवल पे। ये देखो ऐसे हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो देखोगे तो देखने में ऐसे लगने लगती है, ये इस शेप में बन जाती है, ये सिग्मा बॉन्ड है,
तो ये देखो ये पाई की तरह बनना गया कि नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। लेकिन हमें इन रिप्रेजेंटेशन को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हम 11th-12th में हमको ये कम समझ में आता है, हमें सर ये समझ में आता है। तो ये देखो ये पाई बॉन्ड है, ये थोड़ा बेटर रिप्रेजेंटेशन, ये और बेटर, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन हम कौन सा फॉलो करेंगे, हमेशा ये वाला, क्योंकि हमें ये समझ में आएगा और हमें आसान भी लगता है। तो अभी के लिए लिख लो। तो इसमें देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी, मान लो ये जेड एक्सिस है, तो ये देखो इसके परपेंडिकुलर है ना, आइए मान लो एक्स एक्सिस हुई, तो ये क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई ना। तो ये और ये ओवरलैपिंग कौन सी है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं है, कैसी ओवरलैपिंग है, साइडवेज ओवरलैपिंग। और साइडवेज ओवरलैपिंग यानी एक तो होता सिग्मा बॉन्ड, मतलब ऐसे करके पकड़ा है यूं एकदम कस के यूं ऐसे, और ये क्या है ऐसे करके साइड में ऐसे पकड़ लो यूं करके। तो खुद बताओ ये वाली बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी कि ये वाली बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो कौन सी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, जो डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनी है, ठीक है। इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है, इसमें कम अच्छी होती है। तो इसीलिए लिखो इसके बाद कि सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। तो अब इसको मैं क्या बोलूंगा, पी पाई बॉन्ड। और सब पी पाई नॉर्मली कई बार ऐसे छोटा लिख देते हैं, पी पाई थोड़ा सुनने में कॉमेडी टाइप से लगता है, पी पाई। एज ए स्टूडेंट हम बहुत हंसते थे, मजाक उड़ाते थे सर का, जब वो बोलते थे पी पाई। तो हम उनके लिए क्या बोलते थे अब ये नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन बहुत मजाक उड़ाते थे। कोई नहीं, टीचर को प्यार देना, उसका मजाक उड़ाना आपका हक है। एग्जाम्पल 1, O2 मॉलिक्यूल। और ये सब अभी 2 एग्जाम्पल करा रहा हूं। अभी तक आपको आज का लेक्चर आसान लग रहा होगा, ये अभी एकदम से आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो अभी ये देखने के पहले मैं आपको सलाह दूंगा ये कि अभी तक जितना कराया आज उसको रिवाइज करो 2 से 3 बार। और ये वाला जो डायग्राम था HF वाला और ये FF वाला, ये अपने मन से बनाने की कोशिश करो बगैर देखे, तभी आगे का वीडियो देखो। अगर ऐसा करोगे तो अंडरस्टैंडिंग में 4 चांद लग जाएंगे तुम्हारे। O2 मॉलिक्यूल, तो O2 मॉलिक्यूल आपको पता है ये 2 बॉन्ड होते हैं सर, 2 होते हैं, यानी पहला जो होगा सर वो तो सिग्मा होगा, आपने बताया, और उसके बाद जो बनेगा वो कौन सा होगा, पाई। ठीक समझे, पहला जो बनेगा कौन सा होगा, हमेशा ही सिग्मा, जो दूसरा बनेगा वो कौन सा होगा, पाई। तो देखो ऑक्सीजन एटम क्या होता है, 2s2 2p4 होता है। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो इसको 2 बॉन्ड बनाने कोवलेंट। तो 2 कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, सबसे पहले एक बनेगा ये, ठीक है, ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो जब ये बन जाएगा फिर ये बनेगा ये कौन से बनाएंगे, पाई बॉन्ड। देखो एग्जांपल, अब ऑक्सीजन में देखो 3 p ऑर्बिटल्स हैं, तीनों p ऑर्बिटल क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो 2 क्या है, हाफ फिल्ड, एक क्या है, फुली फिल्ड। तो ये देखो ये देखो ये 2 p ऑर्बिटल है, ये एक ऑक्सीजन एटम है। तो ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला कौन सा मानोगे, हमेशा pz ही मानोगे, इसको px मान लो। तो ये कौन सा हो गया, py। तो ये देखो जो फुली फिल्ड है वो py, और ये वाला pz, ये वाला px। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, पाई बॉन्ड केवल कब बन सकता है, 2 p ऑर्बिटल्स के बीच में। इसके पहले भी एक पॉइंट लिख लो कहीं पे स्टार बना के, या कॉपी में जो ऊपर थोड़ी सी जगह होती है यहाँ पे स्टार बना के लिख लो
कि पाई बॉन्ड किसके बीच में बन सकता है, तो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स के बीच में, है कि नहीं। पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब ऑर्बिटल्स जब साइडवेज ओवरलैप होगा, यानी इस तरह से ओवरलैप होगा। तो ये मान लो x है, ये x है, तो px ही तो ओवरलैप करेगी। अब मान लो ये px है, ये py है। अब बताओ कहीं साइडवेज ओवरलैप हो पाएगा, नहीं। ये py है और ये pz है, यूं साइडवेज ओवरलैप नहीं, इसमें हो पाएगा। तो साइडवेज ओवरलैप यानी कि पाई बॉन्ड बनाने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है कि द पार्टिसिपेटिंग p ऑर्बिटल्स, अगर p पाई है, शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। स्टार और आगे लिखो, p पाई bond can only be formed if the two participating p orbitals are parallel to each other, i.e. px। तो बताओ पाई बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा, पैरेलल है। py पाई बॉन्ड बन जाएगा, pz पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन px या फिर px पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। ये देखो, px या फिर px नो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इसी तरह py पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए, पैरेलल। सर क्या 2px और 3px के बीच में बन सकता है, हाँ बन सकता है, ये तो बन सकता है। लेकिन बेसिक चीज क्या है कि पाई बॉन्ड कब बनेगा pp के बीच में, जब वो पैरेलल होगी। तो ये एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, इसको कहीं लिख लेना इस पॉइंट को, ठीक। अब ये देखो, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ये मान लो x है, ये y है। तो ये देखो, ये pz, मैं रेड पेन से लिखता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। मिल गया रेड पेन। ये देखो, ये कौन सी ऑर्बिटल है, pz। ये कौन सी फ्री फील्ड ऑर्बिटल, कौन सी, py। ये कौन सी है, px। कौन सी है, px। ये कौन सी है, pz। ये कौन सी है, px। ये कौन सी है, py, ठीक। तो अब देखो क्या होगा, पहले तो बॉन्डिंग हुई इनके बीच में, किसके बीच में, ये देखो, ये वाली बॉन्डिंग होगी। सबसे पहला कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ, सिग्मा बॉन्ड। आपको बताया कि पाई बॉन्ड कब बन सकता है, जब सिग्मा बॉन्ड बन जाए, उसके बाद ही पाई बॉन्ड बन सकता है। तो ये देखो, पहले क्या हुआ, इनके बीच में क्या बन गया बेटा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये देखो, ये क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड किससे बना, p ओवरलैप, ये pz ओवरलैप, ठीक। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। ये देखो क्या था, सिग्मा बॉन्ड, और ये हम इस तरह से दिखा देंगे कि ये देखो क्या हो गई, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन सबसे आसान लगता है देखने में। यहां लिख लेना, ये सिग्मा बॉन्ड था। तो ये देखो क्या बन गया, इस तरह से दिखा देंगे, पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड। ये देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पहला बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा। ये किससे बना, 2pz ओवरलैप। फिर दूसरा कौन सा बना, पाई। पाई को हम, अब पाई किससे बन सकता था, चलिए क्या px ही होगी बेटा, py भी हो सकती थी, लेकिन मैंने अपने एग्जांपल में इसको px ले लिया। तो पाई किससे बना, 2px ओवरलैप। अब इसके पास लोन पेयर कितने हो जाएंगे, दो, एक ये लोन पेयर और एक 2s का लोन पेयर। तो ये देखो बन गया पाई बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड कब बना, सबसे पहले क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। तो देखो ये डायग्राम कब क्लियर होगा, जब तुम्हें पिछला वाला क्लियर होगा, ठीक है। इसको कोशिश करो बगैर देखे रफ में बनाने की, फिर देख के बनाओ। अगला एग्जांपल, N2 मॉलिक्यूल। N2 में देखो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, तो उसको 3 और चाहिए।
3 और से वो 8 बनाएगा। तो देखो पहला सिग्मा बनेगा, दूसरा पाई और तीसरा भी क्या बनेगा, पाई। तीनों क्या होंगे, 1 सिग्मा और 2 पाई। अब देखो नाइट्रोजन क्या होता है, 2p3। देखो अब क्या होगा, सबसे पहले एक क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और जब एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा तब क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो अब इसमें देखो इस बार क्या है, तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखो। अब मेरे लिए आसान है, मैं उसी डायग्राम में कर लेता हूं। सर वीडियो इसलिए कर लेते हो, क्लास में कैसे करते हो? नहीं, क्लास में भी कर लेता हूं। सर क्लास में कैसे कर लेते हो? कर लेता हूं उस फटाफट में, क्योंकि ये वाला डायग्राम बना के मैं चला जाता हूं। आपका क्लास के बाद ब्रेक होता है 15 मिनट का, उस ब्रेक में बैठ के आप डायग्राम बनाते हो। अब देखो तीनों ऑर्बिटल में क्या है, इस बार एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये देखो, ये इसको ऐसे दिखा देता हूं, ये इधर दिखा लो, एक ही बात है। तो सबसे पहले बनेगा एक क्या, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये वाला पीजेड पीजेड, फिर एक पाई बॉन्ड बना, फिर एक देखो पाई बॉन्ड और बनेगा। ये देखो, अब इसको मैं ब्लैक पेन से बना देता हूँ, ये वाला। ये डायग्राम लोगों को थोड़ा सा कठिन लगता है, ठीक है। ये देखो अगला पाई बॉन्ड बन गया, इसमें क्या बना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक। पहला सिग्मा, सिग्मा किससे, 2pz 2pz, फिर ये पाई किससे, 2py 2py, ठीक। तो देखो कैसे लगेगा देखने में, समझिए। ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, z, x और y, ये 3 ऑर्बिटल हैं, z, x और y। तो पहले pz pz, ऑक्सीजन में क्या था, ये उंगलियां भरी हुई थी, ये अंगूठे फुली फिल्ड थे। तो पहला ये सिग्मा बॉन्ड बनता था, फिर इन दो उंगलियों के बीच में पाई बॉन्ड बन जाता था, या इन दो अंगूठों के बीच में पाई बॉन्ड बन जाता था। ये दोनों उंगलियां क्या थी, फुली फिल्ड, ठीक है। तो ये देखो पहला क्या बना, सिग्मा, और फिर ये क्या बन गया, पाई। O2 में, नाइट्रोजन में क्या, ये भी है, तो एक पाई बॉन्ड ये भी बन जाएगा। तो ये देखो दोनों उंगलियों के बीच ये वाला सिग्मा, ये पाई और ये पाई, ठीक है। ये बना लेना। इसके बाद लिखो नोट, s orbital cannot make pi bond, it can only make sigma bond। s orbital केवल क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। s orbital pi bond नहीं बनाता। अब एडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो बना लो, इधर लिख लो सिग्मा बॉन्ड, इधर लिख लो पाई बॉन्ड, ठीक है। तो लिखना चालू करो, पहला सिग्मा बॉन्ड, ये सब बना लेना, फिर ये सब लिखना। इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ, it is formed by overlapping of half filled atomic orbital along the internuclear axis, half filled atomic orbitals along the internuclear axis। pi bond में लिखना, it is formed by overlapping of half filled atomic orbitals parallel to internuclear axis, पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये लिखो स्ट्रॉन्गर इज बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इसमें लिखो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ग्रेटर ओवरलैपिंग। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ग्रेटर ओवरलैपिंग। इसमें लिखो वीकर बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू
स्मॉल साइडवेज ओवरलैपिंग। इसमें लिखो s बॉन्ड, s ऑर्बिटल कैन मेक ओनली सिग्मा बॉन्ड। इसमें लिखो s ऑर्बिटल कैन नॉट मेक पाई बॉन्ड। ठीक है, इसमें लिखो इट हैज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओनली अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिग्मा में लिखो इट हैज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओनली अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पाई में लिखो इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, one above the internuclear axis, one above the internuclear axis and another below the internuclear axis. सिग्मा बॉन्ड में लिखो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। So it gives rise to phenomena of conformational isomerism. Conformational isomerism. Conformational isomerism लिख लो, free rotation around sigma 1. प्योर रोटेशन अराउंड अबाउट होना चाहिए। ठीक, इसमें लिखो पाई बॉन्ड इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सो इट गिव्स राइज टू फिनोमिना ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इट गिव्स राइज टू फिनोमिना ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ब्रैकेट में लिखो कि बस अब ये आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ऑर्गेनिक में जो नेक्स्ट चैप्टर है आइसोमेरिज्म, उसमें आएगा ये। ठीक, इसमें लिख लो सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन। ठीक, और इसमें लिखो पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड ओनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट अलोन। अब देखिए सर, आज का लेक्चर तो बहुत बड़ा हो गया, हमें बहुत टाइम लगा, तो इसीलिए आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। गिफ्ट क्या है कि अगर आज के दिन आपका नॉमेनक्लेचर का लेक्चर आना होगा तो नहीं आएगा, मैं नहीं डालूंगा। अगर आज टाइम टेबल में आज के दिन आपका ऑर्गेनिक का लेक्चर आना है तो आज के दिन नहीं आएगा। ठीक है, तो सर क्या अब इस हफ्ते 2 ही लेक्चर आएंगे? नहीं, वो फिर कल आएगा। तो अगर आज का दिन नॉमेनक्लेचर के लेक्चर का है तो फिर तो आएगा ही आएगा। अगर नॉमेनक्लेचर के लेक्चर का है तो नहीं आएगा, फिर कल आएगा। और आज अगर नहीं है नॉमेनक्लेचर के लेक्चर का दिन तो फिर ऑब्वियसली कल ही आएगा। ठीक है, और अगर हो सकता है गलती से आपके ग्रुप पे डाल भी दिया जाए तो फिर आपकी मर्जी, आप चाहो तो आज देखो, चाहो तो कल देखो। वैसे मैं कोशिश करूंगा नहीं डालूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू।